गुड इवनिंग बच्चों। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डोमेन में। और आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि मोशन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आप जानेंगे कि मोशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, when any object changes its position, orientation or configuration continuously with respect to time and surrounding, then object is said to be in a motion। कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है लगातार, अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है या अपना कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, तभी वो मोशन में कहा जाएगा। जैसे आप देखते हैं रनिंग कार्स, बस, ठीक है, व्हीकल्स, बहुत सारे रोड पर सब क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। अभी पता चला कोई भी ऑब्जेक्ट रोड पर है, वो यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, न्यू पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, और कैसे बदल रहा है, कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। सेकंड हमने क्या कहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है तो भी वो मोशन में है। जैसे सीलिंग फैन, वो अपनी पोजीशन तो नहीं बदल रहा है ना, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो बार बार अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है तो भी उसको मोशन में कहा जाएगा। पोजीशन चेंज कर रहा है तो भी मोशन में कहा जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है, तो भी उसको किस में कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। और ये सब सारी चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। टाइम और सराउंडिंग की अगर रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हो रही, कंटिन्यूअस हो रही हैं, तो ये सब हो जाएगा, दीज आर द टाइप्स ऑफ द, दीज आर द मोशन। एंड यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। एक पीरियोडिक मोशन है एंड देन रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट क्या चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। ऑब्जेक्ट यहां पर है और थोड़ी देर बाद कहां चला जाएगा, एक न्यू पोजीशन पे चला जाएगा। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन आपका है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ इज अ रोटेटिंग अराउंड दियर एक्सिस। ठीक है, तो अर्थ की मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन है। जैसे द विंग्स ऑफ द बी, मधुमक्खी के पंख एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये कैसी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन है। एंड द पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कैसी मोशन है, इट इज अ रिपीटेटिव मोशन, एक रिपीटेटिव मोशन है, बट ऑन अ साइक्लिक पाथ। किस पे है, साइक्लिक पाथ पे है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। जैसे द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन 365.25 days। एंड द लास्ट वन इज अ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में मिक्स्ड मोशन है, बहुत सारी मोशन इसमें मिक्स्ड हैं। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो की मोशन को अगर हम देखें तो मॉस्किटो के विंग्स जो है वो कैसी मोशन कर रहे हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। और मॉस्किटो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है, तो मच्छर अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है, विंग्स उसके कैसी मोशन कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, और उसका कोई पाथ भी नहीं फिक्स है, तो इसमें मोशन मिक्स है, ये रैंडम मोशन है। लेकिन इन सब मोशन में आपको जो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पर हमें ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जरा सा यहां पे हम ट्रांसलेटरी मोशन पे आते हैं। ठीक है, हमें ट्रांसलेटरी मोशन में भी पढ़ना है, और ट्रांसलेटरी मोशन में भी कौन सा टाइप हमें पढ़ना है। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने आपको बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन कैसा मोशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स अ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो व्हेन, यहां पर आप देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स अ पोजीशन, when object changes its position with respect to time, then motion is said to be translatory motion। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है, अपनी पोजीशन को अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद
पोजीशन चेंज हो गई, तो वो कैसी मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन के भी आपके टू टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है और कर्विलिनियर मोशन है। ये दोनों मोशन आप उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है। रेक्टिलिनियर मोशन है कि अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तब ये क्या है? आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन में आप कैसा होगा? कर्विलिनियर मोशन में कर्व्ड मोशन होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी आप इसको भी देख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट किसी गिवन पाथ पर, गिवन स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो वो मोशन आपकी कैसी मोशन है? वो रेक्टिलिनियर मोशन है। आप बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहे हैं, वो कैसी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, वो बिल्कुल सीधे जाके गिरता है, ड्रॉप करने पर अर्थ पे जाके सीधे हिट करता है, वो कैसी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन कर्विलिनियर मोशन क्या है? कर्विलिनियर मोशन में पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a curved path other than the straight line, इसमें पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसमें पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिल्कुल कर्वेचर मोशन होगा। अगर ऐसे पाथ पे जा रहा है या सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो भी मोशन कैसा मोशन होगा? ये आपका कर्विलिनियर मोशन होगा। तो आप यहाँ देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये एग्जांपल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। कर्विलिनियर मोशन के यहाँ एग्जांपल्स क्या हैं? कर्विलिनियर मोशन के एग्जांपल है मोशन ऑफ द रोलर कोस्टर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन इन अ 2D एंड द मोशन ऑफ द रोलर कोस्टर ट्विस्ट ड्रॉप इन 3D। रोलर कोस्टर की जो मोशन है वो कर्विलिनियर के साथ 3 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कर्विलिनियर मोशन है लेकिन 2 डायमेंशन में है, और आपका जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन आपका 2D में है। ठीक है। तो अब ये सब तो टाइप्स हो गए मोशन के। इनमें जो सिर्फ आपको नाइन्थ लेवल पे जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो क्लास 9 के लेवल पर आप जब पढ़ते हैं तो आपको मिलता है 2 तरीके की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। सबसे पहले जो है वो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। जैसे मास, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और भी सारी हैं etc। ठीक है, ये सब क्वांटिटीज ऐसी हैं कि इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड बता देंगे तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे किसी भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनको अगर आप मैग्नीट्यूड बताएंगे तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस इट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है। अगर डायरेक्शन इज अ नेसेसरी टू एक्सप्रेस इट, बिना डायरेक्शन के आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इंपल्स, लीनियर मोमेंटम, करंट डेंसिटी। अब इसमें से हम फोर्स को ही ले लें। अगर आप कहते हैं हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उस बॉडी को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, या आप उसको किसी और नेक्स्ट डायरेक्शन में आप उसको उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप भी फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, किसी भी बॉडी पे आप फोर्स बताएंगे कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं कि कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जिसमें आपकी पहली फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप क्या जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में?
तो डेफिनेशन से आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज the shortest distance between initial and final position in a given direction. ये क्या है आपका, मोशन कहां से स्टार्ट हुई और मोशन कहां पे एंड हुई, ठीक है, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और क्या होना चाहिए, इन अ गिवन डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी अगर आप बताते हैं तब वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहां पर आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका होम है, ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करते हैं मोशन, और यहां से मोशन स्टार्ट करके आप सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, इसके बाद अगेन आप जाते हैं साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर। ओके, तो अब आप बताइए आप फाइनली कहाँ पे पहुंच गए, फाइनली एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए। मान लीजिए आप यहाँ पे आपका स्कूल है, आप अपनी स्कूल पे पहुंच गए, 10 किलोमीटर आप जाते हैं ईस्ट में एंड 10 किलोमीटर आप जाते हैं साउथ में, देन यू हैव रीच्ड योर स्कूल, ठीक है। अब अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ सर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहां पर ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये मोशन आपने स्टार्ट किया होम से, एंड होम टू ये इनिशियल पॉइंट कहां पे है आपका ये, और फाइनल पॉइंट कहां पे है ये, ठीक है। तो ये वेक्टर किसको दिखाता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 10√2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहां पर, ये दिस इज द साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ईस्ट एंड साउथ। किधर हो जाएगी ये, ईस्ट और साउथ में ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, ईस्ट एंड साउथ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 10√2, और डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ ईस्ट, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन। तो आपने डायरेक्शन भी बताया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर डिस्टेंस की कोई बात करता कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस आप 10, आप इधर गए 10 इधर आए, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया 20 किलोमीटर। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ पर आप रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर आप जा रहे हैं, और मोशन स्टार्ट किया आपने कहा ए से मोशन स्टार्ट किया आपने, और फिर यहाँ पे आप पहुंचे मोशन ट्रेवल करते हुए, और फिर वापस कहाँ गए, ए पर आ गए आप। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन आपकी कहाँ पे है, ए पे है, और फाइनल पोजीशन भी कहाँ है आपकी, ए पे है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, दोनों पॉइंट्स यहां पर सेम हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या है आपकी, एक्चुअल पाथ लेंथ है। आप देखिए ये कितना डिस्टेंस है टोटल, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो आप इसको अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस विल बी 2πr, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ, अगर डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह डिनोट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ 0। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस पाथ पे चला, कैसे गया, इससे मतलब नहीं है। आपको इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या है आपकी, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। ओके, आइए यहां पर डिस्टेंस हम देखते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट
इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है। पार्टिकल जिस रास्ते से गया, जिस पाथ से गया, ठीक है, उस पाथ की हमें डिस्टेंस चाहिए, उस पाथ की हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन की भी बात नहीं है, हमें डायरेक्शन जानने की जरूरत, यहां डायरेक्शन डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में गया हो, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट इज अ मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक ही सिमिलैरिटी है, दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। बाकी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं, आइए यहां पे जरा सा बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इट इज एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। वही डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है आपकी? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में इन अ गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। और एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन, यहां पर एनी डायरेक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि पाथ ऑब्जेक्ट ने कैसा फॉलो किया, ऑब्जेक्ट किस पाथ पे गया, डिस्टेंस इस पे निर्भर करती है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस पाथ से भी गया हो मतलब नहीं है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी और भी है इसमें, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर मान लीजिए आपका पाथ क्या है? नॉन स्ट्रेट लाइन है। जैसे पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करता है ए से और ऐसे है, ठीक है, ये कहां पे पहुंच गया? पी पर। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है आपकी? डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कितनी है आपकी? ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट आइए देख लेते हैं कितना है। यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने रेड कलर से दिखा दिया है यहां पर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस को हमने दिखा दिया है यहां पर इस कलर से, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो सिर्फ इतनी लेंथ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आया? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो यही चीज इक्वल हो जाती है। जैसे अगर यही स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ है और ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, और कहां पहुंच जाता है? यहां पर पहुंच जाता है। तो इस केस में आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। आप यहां देख रहे हैं पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के क्या है? इक्वल है। लेकिन ये किसके लिए है? स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, ये कर्व्ड पाथ के लिए नहीं है। अगर कर्व्ड पाथ है तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप इसको बोल सकते हैं स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। यहां पे हमने क्या बताया आपको? हमने बताया स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम और इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की नीड नहीं है। अब इस पे आइए देख लेते हैं, ठीक है। आप किसी से भी पूछते हैं कि आपकी बाइक की क्या स्पीड है,
तो सीधे बताते हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बताते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है यूनिट टाइम में वो 60 किलोमीटर जाते हैं, मीन्स उनको 1 आवर्स में वो 60 किलोमीटर चले जाते हैं। तो अपनी क्या बता रहे हैं वो स्पीड बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? अपनी स्पीड बता रहे हैं। और इसी का अगर इंटरवल शार्ट कर लिया जाए, या अगर किसी ने अपनी स्पीड मान लीजिए बताई कि मैं 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता हूँ, ठीक है, 54 आर किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाता हूं, तो इसका मतलब है उनकी स्पीड, अगर हम इसको किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और आर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये मीटर में हो गया। और जो आर्स था आपका 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लिया। और इसको आप कट करिए 5 एंड 18 एंड दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये आपका जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है? एक सेकंड में वो कितना जा रहा है? 3 मीटर जा रहा है। एक सेकंड में कितना जा रहा है? 3 मीटर जा रहा है। तो आप कभी भी अगर आपको बहुत सिंपल अगर डेफिनेशन देनी है स्पीड की, तो आप बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है आपकी? स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या है ये? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब वो यूनिट टाइम आपका आवर्स भी हो सकता है, और वो यूनिट टाइम आपका आवर्स भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड क्या है आपका? डिस्टेंस। स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यहां पे आप देखिए स्पीड इक्वल टू लिखते हैं, आप स्पीड इक्वल टू लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने लिखा। अब आप पूछते हैं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो अगर इसकी यूनिट आप जानना चाहते हैं तो इसके फार्मूले से ही आप पता कर लीजिए। आप इसके फार्मूले से कैसे पता करेंगे? आप लिख लीजिए यहाँ पर SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन SI यूनिट ऑफ सेकेंड, SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप जानते हैं SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? दिस इज मीटर। एंड SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड हो गया। तो ये तो यही बात हुई ना, बिल्कुल, कि मीटर पर सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ये किसकी हो गई? यूनिट हो गई। किसकी हो गई? स्पीड की हो गई। चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ, ठीक है, ये उसकी यूनिट को बताएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, स्पीड आप देख रहे हैं, दिस इज ये नोटेशन है डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज से मतलब है। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? चेंज इन डिस्टेंस। एंड डेल्टा टी क्या हो गया? चेंज इन टाइम। टाइम में कितना चेंज हो रहा है और डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, कितने तरीके की स्पीड हो सकती है। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है? एक स्पीड होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या होती है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको ऐसे समझिए आप कि आप कहते हैं कि जब मैं चौराहे पे बाइक से था तो उसमें मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स थी, 80 की स्पीड में मैं आ रहा था। तो आपने उस क्षण, जिस क्षण आपने देखा, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने स्पीडोमीटर में देखा, वो स्पीडोमीटर आपकी कौन सी स्पीड बताता है? वो इंस्टैंटेनियस स्पीड बताता है। अगले ही पल आपका ब्रेकर आ गया और आपकी स्पीड 80 से तुरंत क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आप 80 से कहाँ शिफ्ट हो गए? 80 से सीधे आप 10 पे आ गए। तो जिस क्षण आपने स्पीडोमीटर में देखा, स्पीडोमीटर आपकी कौन सी स्पीड बताता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है। और इंस्टैंटेनियस स्पीड वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए जो आपकी स्पीड होगी वो कैसी स्पीड होगी? वो आपकी हो जाएगी इंस्टैंटेनियस स्पीड। एंड नेक्स्ट स्पीड इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात हम कब करते हैं? जब हम ट्रेन की जर्नी करते हैं, या ट्रेन की जर्नी करते हैं, हम दिल्ली से प्रयागराज आते हैं, तो हम बताते हैं कि हमें 6 आवर्स में हम पहुंच गए, ठीक है। तो टोटल टाइम बताते हैं और टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। जबकि ट्रेन आप जानते हैं
डिफरेंट हॉल्ट्स पे रुकते हुए आती है, फतेहपुर रुक रही है। अभी मान लीजिए कोई ट्रेन है यहाँ से चल रही है, ये दिस इज़ द दिल्ली, अगर ये दिल्ली से चलती है तो यहाँ पे आपका कानपुर आ जाता है, कानपुर में रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर आपका फतेहपुर आ जाता है, फतेहपुर में रुक जाती है। फिर यहाँ पे आती है फाइनली वो प्रयागराज में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं दिल्ली टू कानपुर एंड कानपुर टू फतेहपुर एंड फतेहपुर टू प्रयागराज। ये जो आपका टाइम टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, यहाँ पर ये क्या है आपका एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो। यहाँ इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, एवरेज स्पीड की बात होगी। तो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ओके, ये रेशियो है आपका। आइए इस पे जरा से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक a boy goes to school from his home, from his home with speed 54 kilometer per hour and return school to home with speed and return school to home following same path. A boy goes to school from his home with a speed 54 km per hour and return school to his home following same path with speed 72 km per hour. Calculate the average speed. Calculate the average speed. यहां पर आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, आइए जरा सा हम एवरेज स्पीड देखते हैं। ये स्कूल है और ये हो गया आपका होम। ठीक है, अब पहली बार वो क्या करता है, होम से कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, और किस स्पीड में जा रहा है, यहाँ पर वो जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन यहाँ से जब वो रिटर्न होता है तो उसकी रिटर्निंग स्पीड क्या होती है, रिटर्न होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और किस स्पीड से रिटर्न हो रहा है यहाँ पर वो, और सेम पाथ से आता है, रिटर्न हो रहा है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और यहाँ एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आइए देखते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट ये टोटल डिस्टेंस आपका, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम इज डी। अब बताइए बॉय ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले वो होम से स्कूल आया और स्कूल से होम गया ना, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस 2d,
टोटल डिस्टेंस 2D। जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी कितना है 500 मीटर, तो 500 मीटर आप गए और 500 मीटर आप आ गए, तो टोटल कितना हो गया 1000 मीटर। ऐसे ही बॉय पहले होम से स्कूल गया, डी डिस्टेंस कवर किया, फिर स्कूल से वापस होम आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2D। अब जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे जाने में कितना समय लगा, टाइम टेकन इन होम टू स्कूल, होम टू स्कूल, ठीक है। होम टू स्कूल, दिस इज T1 एंड T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस D है और किस स्पीड से गया है 54 की स्पीड से गया है, तो 54 इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। फिर अगेन है टाइम टेकन इन स्कूल टू होम, स्कूल टू होम, स्कूल से होम में कितना टाइम लगा उसको, लेट इट इज सपोज दैट T2 एंड T2 सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन स्कूल टू होम किस स्पीड से आ रहा है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो इट विल बी D अपान 72। तो देख रहे हैं आप दो टाइम है, जाने का समय और लौट के आने का समय, तो हमें चाहिए क्या, हमें टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2, स्कूल जाने में कितना समय लगा और स्कूल से लौट कर आने में कितना समय लगा। और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप लिखते हैं यहां पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज अ 2D, कितनी है 2D, और टोटल टाइम कितना लगा, T1 कितना है D बाई 54 एंड इट इज D बाई 72। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, तो आप D यहाँ कॉमन लेंगे और इसको कट करेंगे, यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ओके, यहाँ स्पेस में यूज कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2D अपान D हमने कॉमन ले लिया, 1 अपान 54 प्लस 1 अपान 72, और D से D आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ये 54 इंटू 72, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 54 इंटू 72 अपान 54 प्लस 72, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा कि अच्छा इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं गलती, वो सीधे 55 54 प्लस 72 इन दोनों स्पीड को क्या करते हैं, इन दोनों स्पीड को आप क्या करते हैं वहाँ पर दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और वो बता देते हैं कि सर ये स्पीड आ रही है, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल बता देते हैं वो, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जैसा है इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में, हम एवरेज स्पीड देख लिए थे, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
when a distance covers equal distance in equal interval of time then object is said to be in a uniform motion. और वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट डू सो, वो ऐसा ना करे, मान लीजिए वो इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे या अनइक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो दोनों सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड क्या है? व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी जा रही है, यहाँ पर है वो और यहाँ से जा रही है और वो जा रही है 2 मीटर और कितने समय में जा रही है? 5 सेकेंड में। फिर अगला 2 मीटर फिर जा रही है वो और कितने समय ले रही है वो? फिर 5 सेकंड ले रही है। किस में जा रही है? 5 सेकंड में। फिर 2 मीटर जा रही है और वो 5 सेकंड में ले रही है। तो हाउ एवर द टाइम इंटरवल इज स्मॉल, मान लीजिए हम टाइम इंटरवल स्मॉल कर लें, यहाँ पर हम यहाँ 5 सेकंड के बजाय यहाँ पे हम कर लें, यहाँ पर इसको 2.5 सेकंड कर लें, तो अगर 2.5 सेकंड कर लेंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको 2.5 सेकंड हमने हाफ कर लिया तो ये 1 मीटर हो गया। फिर अगेन 2.5 सेकंड में कितना जा रहा है? फिर ये 1 मीटर जा रहा है। तो टाइम इंटरवल आप चाहे जितना स्मॉल कर लीजिए, ठीक है, उसका डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या रहे, अगर फिक्स है तो इसका मतलब वो कैसा है? वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप समझ पाए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका जब आप कर्व प्लाट करते हैं स्पीड और टाइम में, सॉरी डिस्टेंस और टाइम में, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, तो ये कर्व बिल्कुल ऐसे आता है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व मिल रहा है। ये कैसा कर्व मिल रहा है आपको? स्ट्रेट कर्व मिल रहा है। किसके लिए है ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है? व्हेन बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं व्हेन बॉडी डज नॉट कवर्स, अगर व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल भी अनइक्वल है और टाइम जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो भी अनइक्वल है, या एक अनइक्वल है दूसरा इक्वल है। ठीक है, उस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको कर्व ऐसा भी मिल सकता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको कर्व ऐसा भी मिल सकता है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं, ये कर्व भी आप ध्यान से देखिए और ये कर्व भी आप देखिए। ठीक है, इन दोनों केस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एंड दिस इज द ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। अभी और आगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वहां ग्राफ और डिटेल्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब टर्म आता है व्हाट इज वेलोसिटी। हाँ, स्पीड क्या है? स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आइए वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी को ये भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर आपने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो वो स्पीड अब वेलोसिटी हो गई। जैसे आपने बताया कि ये ट्रक है और इस ट्रक की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है? आपने बताया इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अभी ये स्पीड है, लेकिन हमने बताया कि ये ट्रक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इन अ ईस्ट डायरेक्शन, इन अ ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है? इन ईस्ट। अब ये क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया, क्योंकि आपने पहले स्पीड बताया था लेकिन जब आपने उसमें डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो अब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ पे स्पीड नहीं बता रहे हैं, अब आप वेलोसिटी बता रहे हैं। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, आप समझिए। वेलोसिटी अगर आप स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन बता देते हैं, डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, तब वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है आपका? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड इसकी
यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। हमने आपको पहले भी बताया कि आप डेल्टा सिंबल का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। और चेंज किस में है? एक्स में। और एक्स क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बताता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द चेंज इन टाइम। और ये क्या है आपका? डेल्टा एक्स इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। ठीक है, अब जैसे हमने बात किया था टाइप्स ऑफ स्पीड की, ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी के टाइप्स क्या हैं? तो आइए इसको भी देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स। एक पहली आपकी थी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? An object is said to have uniform velocity when it covers equal distance in equal interval of time in a given direction of मोशन। यहां पर डायरेक्शन दे दिया गया, इसने बात डिस्टेंस की है, ध्यान दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहां मैं लिख देता कि इन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन हम क्यों लिख रहे हैं? इन अ गिवन डायरेक्शन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? डिस्टेंस लिख रखा है। ठीक है, तो यहां हमें डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। या अगर हम यहां डिस्प्लेसमेंट लिख देते कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा लिखते तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां हम क्या लगा बता रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी बताना पड़ेगा इवन इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इवन इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी जो चेक होती है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ही चेक होती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए यहाँ से आप जा रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटे के लिए आप मोशन में जा रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं कि आपकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, हाईवे पे अलग होगी, स्ट्रीट में अलग होगी, जब आप अपने घर से निकलेंगे तब अलग होगी। ठीक है, तो स्पीड के लिए बहुत शॉर्ट इंटरवल, आप यूनिफॉर्मिटी अगर चेक करना है तो पर सेकंड देखा जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट इंटरवल में भी अगर आप अगर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इवन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल में अगर ये ट्रू है तब आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। ओके, अब इसके बाद है आपका वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या है? वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। दो में से अगर कोई एक चीज भी बदल जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? बदल रही है। वेलोसिटी क्या है? बदल रही है। वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए हमें दोनों चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। क्या कांस्टेंट रखनी पड़ती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट रखनी पड़ती है, और वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखनी पड़ती है। दो चीजों में से अगर कोई एक चीज भी बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। यहां पर देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। कब? व्हेन आइदर इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो उसकी स्पीड इक्वल नहीं है, और नॉट इन अ गिवन डायरेक्शन, या तो वो गिवन डायरेक्शन में नहीं जा रही है या डायरेक्शन चेंज कर रही है, तब भी उस सिचुएशन में ऐसा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, वेलोसिटी हैज टू पैरामीटर। वेलोसिटी के दो पैरामीटर हैं, इट्स अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज चेंजेस, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो पैरामीटर हैं, एक स्पीड है जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और एक डायरेक्शन है। दो में से अगर एक बदलेगा तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उसके लिए पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, ताकि डायरेक्शन ना बदले। और इस स्ट्रेट पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, अगर इस स्ट्रेट पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तब कहा जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे कोई ट्रक है और ये ट्रक बेटा 50
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और पाथ कैसा है, हाईवे कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है। लेकिन अगर अचानक कहीं टर्न आ गया, थोड़ा सा भी अगर कहीं टर्न आया, हाईवे में कहीं टर्न आ गया, तो वहां जहां टर्न आया वहां डायरेक्शन बदल जाएगी। इवन देन उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर भी है तो भी यहां पर कहा जाएगा वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। या ट्रक अगर कहीं ब्रेक लगा देता है या कहीं पे स्पीड बढ़ा देता है, एक्सीलरेट हो जाता है, तो भी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी होने के लिए बहुत आसान है, दो में से एक कोई चीज़ बदल जाएगी तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। अब यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, average velocity is the ratio of total displacement to the total time taken in a motion for object which is moving with uniform accelerated motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में मूव हो रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे अपॉन टोटल टाइम देखेंगे। ठीक है, और इसका रेशियो जो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, या देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हमने इसको मेंशन किया है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के केस में हम ये कर सकते हैं u प्लस वी बाई टू, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ एवरेज स्पीड के केस में हम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मोशन कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। आइए यहाँ पर बात करते हैं हम अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है आपका? वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन सर्टेन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स है कि पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है ये आपको बताएंगे, तो वही डायरेक्शन किस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की हो जाएगी। और वेलोसिटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में भी नेगेटिव और जीरो, ये नेगेटिव जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड का जो स्पीड इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। अभी अभी एग्जांपल दिया हमने किसका? ट्रक का। ये ट्रक है बेटा, ठीक है, और ये ट्रक बिल्कुल किस पे जा रहा है? बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। ठीक है, गिवन स्ट्रेट हाईवे है, इस हाईवे पे ये ट्रक जा रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी स्पीड कितनी है, कितना बताया था हमने, इससे हमने कहा था ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। और किससे जा रहा है? ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे भी पहुंचा ये हर समय, किसी भी मोमेंट पे बात करें तो इसकी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो यहाँ हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। क्या हो जाएगा? इन ईस्ट। और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 50 होगा। और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड भी 50 ही है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड की क्या है? इक्वल है। लेकिन ये कब हो पा रहा है? ये तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा हो। ठीक है, पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ। फॉर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ वेलोसिटी एंड स्पीड इज नेवर इक्वल, इवन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए आपका नहीं होगा।
ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में possess डिफरेंट velocities बट सेम स्पीड। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आप क्या करें, ऑब्जेक्ट में possess डिफरेंट velocities, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्पीड क्या सेम रहे। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए इसको भी जरा देखते हैं। देखिए यहां पर ये हमने एक बताया, एक कैसा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। और इस सर्कुलर पाथ पर हम मोशन देख रहे हैं एक पार्टिकल की। ये पार्टिकल है आपका, पार्टिकल को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये हमने इसको ब्लैक कलर से ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है आप देख रहे हैं, डायरेक्शन इसकी क्या है, इन साउथ, ठीक है। फिर यही पार्टिकल जब यहां पहुंचता है आपका, तो इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, इन ईस्ट, ठीक है। दिस इज V2, दिस इज V2 एंड दिस इज V1। अब यही पार्टिकल बेटा जब यहां इस पोजीशन पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इन नॉर्थ, इन नॉर्थ, दिस इज V3, ठीक है। अगेन यही पार्टिकल आपका कहां पहुंचता है, स्टॉप पे पहुंचता है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर भी ये है 50 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, ये क्या है आपका, दिस इज V4, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस पे एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि इन सब सिचुएशन में सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब हम मॉड लगा देते हैं वेक्टर पे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हर जगह पार्टिकल की क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन हर जगह बदल रही है। देखिए यहाँ बदल रही है, अगर आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पर भी बदल रही है, जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ ये हो जाएगी। हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन स्पीड में डायरेक्शन होती नहीं, तो स्पीड लगातार क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसका मतलब आप समझ पाए, इसका मतलब क्या है, आई थिंक यहाँ पे था, ये है एन ऑब्जेक्ट में possess डिफरेंट वेलोसिटीज। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी को possess कर सकता है बट द सेम स्पीड। ऐसा हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो लेकिन स्पीड एक ही हो। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड क्या हो सकती है आपकी वेलोसिटी की इक्वल भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल ना हो, जैसे कभी आपने देखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एसिलरेशन की। और आपको ये क्लास कैसे लगी आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर कोई आवश्यक सुझाव हो तो आप उसको भी बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो चेंज है वो चेंज किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।